हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर वैसे तो आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन आईएएस की परीक्षा को देखते हुए जो कि 25 मई को है, मैंने 10 दिनों के लिए यानी 10 दिनों का एक रिवीजन सीरीज़ लाया हुआ है आप सबके लिए, दृष्टि मैगज़ीन का। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट, हालांकि आईएएस के लिए क्या ही इम्पॉर्टेंट, वहाँ से तो कुछ भी पूछ सकता है उसमें। मेरे इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आपके बीपीएससी और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, और ऐसे क्वेश्चंस जिन एक क्वेश्चंस में ही कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आप सबके लिए लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा यानी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। नहीं, ये नहीं होगा। ये सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदाय द्वारा समर्थित है, या फिर भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। तो तीसरा और पांचवा तो नहीं सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 to 4। वनों पर 2014 की न्यूयॉर्क घोषणा पर 200 से अधिक हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें विभिन्न देश थे। न्यूयॉर्क घोषणा में 2020 तक वैश्विक प्राकृतिक वन हानि को आधा करना तथा 2030 तक इस हानि को समाप्त करना शामिल था। नेक्स्ट है, तंत्रिका अपहास यानी न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किन से उत्पन्न होते हैं? तो तंत्रिका अपहास यानी कि जो हमारे नर्व सिस्टम्स होते हैं ना, नर्वस सिस्टम, उनकी बात कर रहा है। तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उसमें जो हमारी तंत्रिकाएं यानी नर्व्स होती हैं, ठीक है। आई होप आपको नर्व्स के बारे में तो पता ही होगा। यानी हमारा ब्रेन, जैसे हम गर्म चीज़ को छूते हैं और तुरंत हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो रिफ्लेक्सिव चीज़ें होती हैं, ये तंत्रिकाओं का ही एक जाल होता है हमारी बॉडी में। तो उसका अपहास किससे होता है, कौन से प्रदूषक से होता है, ये पूछ रहा है। तो क्योंकि मैग्नेटाइड है यानी मैग्नेट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब लोहे से रिलेटेड भी होगा। तो आप थोड़ा ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। मोटर गाड़ी का ब्रेक होगा, मोटर गाड़ी का इंजन, घरों में प्रयोग होने वाला माइक्रोवेव स्टोव, बिजली संयंत्र होगा, टेलीफोन लाइन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 to 4 यानी ऑप्शन बी। मैग्नेटाइट कण लोहे का अत्यधिक चुंबकीय खनिज रूप है और वायु प्रदूषण में मौजूद होने के लिए जाना जाता है। और वायु प्रदूषण को किससे नापते हैं? पार्टिकुलेट मैटर से, ठीक है। पीएम वैल्यू इसकी होती है। तो ये बहुत ही नुकसान करने वाला है और इससे हृदय रोग और न्यूरो डिजेनरेशन और हृदय रोग दोनों में ही इसकी विशिष्ट भूमिका है। कबूतरों, प्रवासी सैमन, यहाँ तक कि चमगादड़ों के घरों में भी मैग्नेटाइट पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? ठीक है, बेंजीन यानी कि C6H6। बेंजीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कार्बन होता है इसमें, कार्बन का एक यौगिक है जो कि सुगंधित होता है, ठीक है। इसकी काफ़ी मीठी स्मेल होती है। ये कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई मतलब ये रंगहीन है। हाईली फ्लेमेबल होता है, ठीक है, यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील यानी बहुत जल्द आग पकड़ने वाला एक लिक्विड है, ठीक है। तो ये सारे भी टर्म्स कुछ ध्यान रखेंगे बेंजीन के बारे में। इसमें क्या रहा है कि बेंजीन प्रदूषक उत्पन्न करने का इनमें से कौन सा है? स्वचालित वाहन है, उसके द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं यानी सिगरेट, बीड़ी, इन सब से, लकड़ी का जलना,
रोगन किए गए लकड़ी का फर्नीचर का उपयोग यानी पेंट किया गया, या फिर पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। तो वैसे तो इसमें सारे ही सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। हालांकि यूपीएससी ने इसका आंसर कुछ और दिया था, ऑप्शन ए। यूपीएससी ने इसका आंसर ऑप्शन ए माना था। अच्छा, बेंजीन क्या है? अत्यधिक अस्थिर होता है, अस्थिर और श्वसन के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ निर्माण सामग्री में इससे निष्कासित धुआं आदि भी बेंजीन प्रदूषण के कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेंजीन को मनुष्यों के लिए कार्सिनोजेनिक घोषित किया था। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग। ठीक है, कैंसर कॉजिंग यानी कि इतना बड़ा प्रदूषक है कि इससे कैंसर हो सकता है। अच्छा, WHO की जब चर्चा हो ही गई है तो थोड़ा ये भी देखेंगे कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 यानी आज़ादी के 1 साल बाद का 7 अप्रैल को ध्यान रखेंगे, क्योंकि 7 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और इस बार की जो हैप्पीनेस डे की थीम थी, हैप्पीनेस डे की थीम थी 2025 की, वो क्या थी वो भी याद रखेंगे। वो थी हेल्दी बिगिनिंग। हेल्दी बिगिनिंग यानी कि स्वस्थ शुरुआत, एंड होपफुल फ्यूचर। होपफुल फ्यूचर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में ये निम्नलिखित में से किसका माप है? प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है, किसी जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट रिफ्यूजी द्वारा दिए गए नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने के लिए किया गया प्रयास, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदत्त पदचिन्ह। ठीक है, कार्बन पदचिन्ह। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने। ठीक है, यानी कि जो गांव में सड़क बनाई जाती हैं तो पर्यावरण के रूप में उनकी दीर्घ उपयोगिता यानी लंबे समय तक वो इस्तेमाल में लाई जा सके, उसको सुनिश्चित करने के लिए अथवा कार्बन पदचिन्ह को घटाने के लिए। कार्बन पदचिन्ह यानी कार्बन फुटप्रिंट। क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट? तो किसी भी व्यक्ति, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? किसी व्यक्ति, संगठन, उत्पाद, ठीक है, इनमें से किसी के भी द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिन्ह को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? यानी कि किसके यूज से क्या होगा कि कार्बन फुटप्रिंट यानी कि प्रदूषक कम होगा और पर्यावरण के लिए वो हेल्दी होगा। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, ताम्र स्लैग। ताम्र स्लैग क्या होता है? ताम्र यानी कॉपर, तांबा। ठीक है, ताम्र स्लैग यानी कि कॉपर स्लैग क्या होता है? ये तांबे का एक अयस्क, तांबे के अयस्क के शोधन। ठीक है, यानी जो तांबे को क्या करते हैं, उसका जब शोधन करते हैं, उसके अयस्कों का शोधन करते हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो भी उप उत्पाद यानी कि जो सब प्रोडक्ट मिलता है उसको ही क्या कहते हैं? कॉपर स्लैग कहते हैं। ठीक है, यानी कि तांबे के शोधन में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? ताम्र स्लैग कहते हैं। दूसरा है शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी। जियो टेक्सटाइल्स
ऊष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी या पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता सुनिश्चित करने और कार्बन फुटप्रिंट को घटाने हेतु ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी एवं जियो टेक्सटाइल के प्रयोग को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। ताम्र स्लैग में आयरन ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की उच्च मात्रा होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जियो टेक्सटाइल में जियो का अर्थ पृथ्वी है और टेक्सटाइल का अर्थ क्या होता है? फैब्रिक्स यानी कि कपड़े। अमेरिकी सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार ये भी एक पर्यावरणीय अनुकूल सामग्री है जिसका उपयोग सड़क निर्माण में होता है। शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी एक पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग भी सड़क निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा यानी कि लेड, पारद यानी कि पारा या मरकरी, ठीक है, अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सारे ही कथन सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्लाई ऐश या कोयले की राख एक सूक्ष्म पाउडर होता है जो कि वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, पारा जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। ठीक है। और भारतीय कोयले में राख की मात्रा औसत 35 से 38% अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाव मेघ विरलन यानी कि जो आर्टिफिशियल वर्षा करवाई जाती है, आर्टिफिशियल बादल बना करके, ठीक है, उस तकनीक की बात कर रहा है, तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, या भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए ही वर्तमान में एरोसोल जियो इंजीनियरिंग के तहत मुख्यतः 3 नई तकनीकें पक्षाव मेघ विरलन यानी कि सर्रस क्लाउड थिनिंग, समताप मंडलीय वायु विलय अंतःक्षेपण यानी स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शंस तथा मरीन स्काई ब्राइटनिंग का सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है? दुर्लभ यानी कि रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। और प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण में मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? तो माइक्रोबीट्स क्या है? माइक्रोबीट्स यानी कि जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक के जो बहुत छोटे कण होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। बच्चों में त्वचा कैंसर के लिए तो नहीं, त्वचा कैंसर तो सूर्य की हानिकारक किरणों से, यूवी रेस से होता है। इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, या अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो नहीं, खाद्य पदार्थों में तो नहीं, जैसे शैम्पू, बेबी लोशन, फेस क्रीम, इन सब के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्लास्टिक में आते हैं, ये उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या प्लास्टिक की बॉटल्स में। तो ये सारे किस लिए हानिकारक हैं? क्योंकि ये समुद्री परितंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जो आर्सेनिक का था उसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आर्सेनिक आर्सेनिक क्या है? खुद ही कैंसर कॉजिंग है, लेकिन आर्सेनिक का एक, क्योंकि बहुत जहरीली है तो कैंसर कॉजिंग है, और इसका एक यौगिक है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। ठीक है, आर्सेनिक
ट्राई ऑक्साइड, इसका जो यौगिक है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में आर्सेनिक के यौगिक को इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा तथा समुद्र स्थल के नीचे पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो मीथेन यानी कि CH4, और यहाँ बात कर रहा है मीथेन हाइड्रेट्स यानी कि CH4NH2O की। ठीक है, तो मीथेन की बात करें तो ये कलरलेस और ओडरलेस है। ठीक है, यानी रंगहीन और गंधहीन गैस है। कौन सी? ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सारे ही सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियान, फोरेट और ट्राईएज़ोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये कृषि में पीड़कनाशी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशोषण के दहन यानी जलाने के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होंगे? तो सारे ही निर्मुक्त होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो इसमें से भी कौन सा कथन सही है? सारे ही कथन सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित यानी कम हो गया है या सूख गया है? अराल सागर, काला सागर, बैकाल झील। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो अराल सागर इसमें से होगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में, क्योंकि ये सीरीज़ आपके IAS की प्री परीक्षा तक के लिए होगी, तो इस सीरीज़ में कल आपको पॉलिटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी सीरीज़ लाने वाली हूँ, जैसे कि NCERT 9 to 12 की MCQ सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर वीडियो में कुछ कमी नज़र आती है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।